गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। सॉरी, बार बार मुझे नागौर निकल जाता मुँह से। मैं 16 साल रही हूँ। मैं वर्तमान में जोधपुर में कार्यरत हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको नायलॉन से संबंधित प्रश्नों को पूछा था। जो बच्चे अभी 12 तारीख को होने वाली नेट परीक्षा में बैठ रहे हैं या जो आगे बैठेंगे, जो टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट दो बेटा, तो इतना ध्यान रखो कि हमें हर चीज़ टॉप टू बॉटम अच्छी तरह से हमें कंसेप्ट क्लियर करते हुए और हमें क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। कई बार हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है, हम क्वेश्चन बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे सोल्व करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब परीक्षा में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी त्रुटि रह जाती है और हम गलती कर बैठते हैं। तो हमें उन गलतियों से बचना चाहिए, डिटेल्स में स्टडी करनी चाहिए, जिससे कि कोई भी परीक्षा में किसी भी तरह का प्रश्न चाहे कितना भी घुमा फिरा के पूछा जाए, आप सही आंसर दे सकें। तो चलिए, आज मैं आपसे कुछ प्रश्नों को पूछ रही हूँ। ये नायलॉन से संबंधित ही है और मैं चाहूँगी कि इसका आंसर आप दें, और मैं ये चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर दे दूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि चलो इसका आंसर साथ का साथ दे दूँ ताकि आपका समय खराब ना हो। तो चलो, पहला प्रश्न है आपका, हेक्सामिथिलीन और डाईअमीन के संयोग से बनता है। प्रश्न ध्यान से सुनो। हेक्सामिथिलीन तथा डाईअमीन के संयोग से बनता है। क्या बनता है, ध्यान रखो। ऑप्शन 4 है आपके पास। यही कन्फ्यूजिंग है, जहाँ आप कन्फ्यूज कर जाते हो कि हेक्सामिथिलीन डाईअमीन के संयोग से बनता है। क्या बनेगा? ऑप्शन 4 है, नायलॉन रिबन, लीनियर सुपर पॉलीमर, नायलॉन साल्ट, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज नायलॉन साल्ट। नायलॉन साल्ट को ही जब हम गर्म करते हैं तो लीनियर सुपर पॉलीमर बनता है और फिर आगे की प्रोसेस शुरू होती है। तो चलो, आगे इसी संबंधित प्रश्न है, मैं आपको आंसर नहीं बताती हूँ, दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। नायलॉन साल्ट को जब ऑटोक्लेव में गर्म किया जाता है तो बनता है। प्रश्न क्या है? नायलॉन साल्ट को जब ऑटोक्लेव में गर्म किया जाता है तो बनता है। क्या बनता है? देखो, पहला ऑप्शन है नायलॉन फ्लैक्स, सेकंड नायलॉन रिबन, तीसरा नायलॉन का धागा, चौथा लीनियर सुपर पॉलीमर। कौन सा करेक्ट आंसर है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बोलो। अभी मैंने इसके पहले जब पहला प्रश्न पूछा था तो उसमें मैंने इसका आंसर बता दिया था। आंसर सबको आपको मालूम होगा क्या है? लीनियर सुपर पॉलीमर। करेक्ट आंसर लीनियर सुपर पॉलीमर। जब भी नायलॉन साल्ट को आप ऑटोक्लेव में गर्म करते हैं, ऑटोक्लेव एक प्रेशर कुकर जैसा आप देखते हो, उसी तरह का एक बर्तन होता है जिसमें नायलॉन साल्ट को रख के गर्म किया जाता है, तब बन जाता है लीनियर सुपर पॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लीनियर सुपर पॉलीमर को जब कास्टिंग चक्का से होकर गुजारा जाता है, सुनो ध्यान से, लीनियर सुपर पॉलीमर को जब कास्टिंग चक्का से होकर, कास्टिंग व्हील से होकर गुजारा जाता है तो बनता है। क्या ऑप्शन है? क्या बनेगा? नायलॉन साल्ट, पॉलीमर, लीनियर सुपर पॉलीमर, या चौथा ऑप्शन आपका नायलॉन का रिबन। अगर आपने मेरे प्रश्नों को ध्यान से सुना होगा तो ऊपर का 3 तो सही नहीं है। नायलॉन साल्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हेक्सामिथिलीन डाईअमीन के संयोग से बनता है, ये करेक्ट आंसर नहीं है। पॉलीमर आपको पता है, पॉलीमर किसको कहते हैं? शुरू में फर्स्ट सीरीज में आपको पढ़ाया था। थर्ड, लीनियर सुपर पॉलीमर कैसे बनता है? तो नायलॉन साल्ट को आप ऑटोक्लेव से गर्म करते हैं।
समझ गए बात को? तो करेक्ट आंसर क्या है? नायलॉन का रिबन। करेक्ट आंसर है नायलॉन का रिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नायलॉन के रेशों को जब खींचा जाता है तो यह अपनी मूल लंबाई से, जो इसकी मूल लंबाई है, उससे ये कितना गुना ज़्यादा बढ़ता है, कितना गुना ज़्यादा खींच जाता है। जैसे नायलॉन का ये मान लो रिबन है, ठीक है, इसको हम खींचते हैं तो ये कितना गुना अपनी मूल लंबाई से कितना गुना आगे खींचा जाता है, इससे संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन आपके पास 10 से 20 गुना अधिक लंबा हो जाता है, दूसरा 7 से 8 गुना अधिक लंबा हो जाता है, तीसरा रेशा खींचता ही नहीं है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या करेक्ट आंसर होगा बताओ? द करेक्ट आंसर इज, जब भी नायलॉन के रेशों को खींचते हैं तो यह अपनी मूल लंबाई से 7 से 8 गुना तक खींच जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 5। नायलॉन के रेशों को खींचने से, नायलॉन के रेशों को खींचने से होता है, क्या होता है? ऑप्शन आप सुनिए। उनकी आणविक संरचना और व्यवस्था व्यवस्थित हो जाती है। पहला ऑप्शन क्या है? उनकी आणविक रचना और व्यवस्था व्यवस्थित हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन है उनकी आणविक रचना और व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा है उनकी आणविक रचना और व्यवस्था अस्थिर हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है या अस्थिर हो जाती है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन मैंने आपको बताया, उपरोक्त 3 जो मैंने आपको ऑप्शन सुझाया है, इनमें से कोई सही नहीं है। क्या करेक्ट आंसर बताओ? विच वन इज द करेक्ट आंसर? रेशों को खींचने से होता क्या है? करेक्ट आंसर है उनकी आणविक रचना और व्यवस्था व्यवस्थित हो जाती है। जब भी आप खींचते हो तो उनके जो अणु हैं वो क्या होते हैं? श्रृंखलाबद्ध हो जाते हैं, एक क्रम से सज जाते हैं, एक क्रम से व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो उनकी आणविक रचना और व्यवस्था और भी ज़्यादा व्यवस्थित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जैसे आप किसी कमरे में अपनी साड़ी को लपेट के रखते हो, तह पर तह करके रखते हो, तो व्यवस्था व्यवस्थित हो जाती है। अपनी किताबों को आप समेट के रखते हो, इसी प्रकार से जब इस रेशे को खींचा जाता है तो उनकी आणविक रचना और व्यवस्था व्यवस्थित हो जाती है। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पूछते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, नायलॉन रेशों को खींचने से, जब नायलॉन रेशों को खींचते हैं तो ऑप्शन क्या क्या है? पहला, अणु सीधे हो जाते हैं, दूसरा समानांतर और व्यवस्थित हो जाते हैं, तीसरा इकहरी श्रृंखला में आबद्ध हो जाते हैं, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्या करेक्ट आंसर है? बोलिए। नायलॉन रेशों को जब हम खींचते हैं तो पहला क्या होता है? इसका सारे ऑप्शन सही है। पहले वाली जब मैंने एक्सप्लेन किया तो ये बताया कि अणु सीधे हो जाते हैं, जो अणु तिरछे तिरछे रहते हैं। पहले भी मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया था कि जब हम कॉम्बिंग करते हैं, रेशों की कंघी करते हैं, तो रेशे समानांतर हो जाते हैं और उनके अणु भी सीधे हो जाते हैं। दूसरा, समानांतर व्यवस्थित हो जाते हैं। तीसरा, इकहरी श्रृंखला में आबद्ध हो जाते हैं। तो तीनों ऑप्शन ऊपर का करेक्ट है। समझ के बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके अलावा भी अगर ऑप्शन में ये पूछा जाए कि रेशों का व्यास कम होता है या अधिक होता है, तो रेशों का व्यास भी इसका कम हो जाता है, क्योंकि खिंचाते हैं। तो खींचते हैं तो देखते हैं ना, धागा पतला हो जाता है, और धागा साथ ही पारदर्शक, लचीला, प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता के गुणों से विभूषित हो जाता है, परिपूरित हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात को? अब क्वेश्चन नंबर 7, नायलॉन का कता हुआ धागा होता है, नायलॉन का
कता हुआ धागा होता है? ऑप्शन सुन लो। 1 से 5 इंच लंबा, दूसरा है अविरल लंबाई का, तीसरा है धागे को खींचकर लंबाई में बढ़ाकर घुंघराला बनाया जाता है, और चौथा है उपरोक्त सभी। विच वन इज द करेक्ट आंसर? कौन इनमें से सही आंसर है? सही आंसर है नायलॉन का कटा हुआ धागा होता है 1 से 5 इंच लंबा, छोटे छोटे। अविरल लंबाई के धागे को काट करके छोटे छोटे 1 से 5 इंच की लंबाई वाला जब रेशे तैयार किए जाते हैं तो उसको कहते हैं कता हुआ धागा, नायलॉन का कता हुआ धागा। समझ गए बात को? और एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, 8वां। वो ये है कि नायलॉन के रेशों की सतह पर जब बड़े छोटे लूप अथवा रोए उठाए जाते हैं तो ऐसा धागा कहलाता है। ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। नायलॉन के रेशों की सतह पर, नायलॉन के रेशों की सतह पर जब छोटे बड़े लूप तैयार किए जाते हैं अथवा रोए उठाए जाते हैं तो इस प्रकार के धागा को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास टेक्सचर धागा, दूसरा है स्ट्रेच धागा, तीसरा है बहुरेशीय धागा, और चौथा है कता हुआ धागा। कौन सा करेक्ट आंसर है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? ये आपके ऊपर छोड़ दिए हैं। अब आप पढ़ करके मुझे बताना कि जब नायलॉन की रेशों की सतह पर बड़े छोटे लूप उठाए जाते हैं अथवा रोए उठाए जाते हैं तो इस प्रकार का धागा को हम क्या नाम देंगे? तो चलिए आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक मुझे दे जाने की इजाज़त। बाय। और लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। परीक्षा में अच्छे से तैयारी करके देना एग्जामिनेशन। फिर मिलते हैं।